अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। शान को देख शोभा जी बोली, क्या बात है प्रशांत, आज तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट देख मुझे बहुत खुशी हुई। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो। शोभा जी की बात सुन शान बोले, इस मुस्कुराहट की वजह बहुत ही जल्दी सबके सामने आएगी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ समझी नहीं प्रशांत, शोभा जी ने हैरानी से कहा। जिसे सुन प्रशांत बोले, ताई जी बहुत जल्द हम सबकी उलझी हुई जिंदगी सुलझने वाली है। कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, बस यही समय आने दीजिए। ठीक है प्रशांत, तुम्हारे उस सही समय का मुझे प्रतीक्षा रहेगी। वैसे तुम्हारी एकेडमी का काम कैसा चल रहा है, शोभा जी ने शान से पूछा। वो कार्य भी ठीक चल रहा है ताई जी, आप बताइए, घर पर बड़ी भाभी को ऑफिस संभालने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? वो सब अच्छे से कर पा रही है ना, प्रशांत ने पूछा। तो उसकी बात सुन शोभा जी खुश होते हुए बोली, अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि तुमने खुद से अपने ऑफिस के बारे में पूछा। स्नेहा को कोई समस्या नहीं आ रही है, बल्कि अब तो स्नेहा के साथ किरण भी है। दोनों मिलकर बखूबी काम संभाल रही है। और फिर अपनी श्रुति भी तो है। ओके ताई जी, अब सब ठीक होने वाला है। बहुत जल्द मैं आप सबके पास वापस लौटूंगा। न जाने क्यों मेरे अंतर्मन में एक खुशी की लहर उठ रही है और ऐसा एहसास हो रहा है अब सब कुछ बदलने वाला है। प्रशांत ने अर्पिता के बारे में सोचते हुए कहा। जिसे सुन शोभा जी बोले, क्या हुआ प्रशांत, बड़े दिनों बाद यूं खुलकर बातें कर रहे हो? अर्पिता की बातें सुन प्रशांत बोले, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ समय बाद आप सबको इसका कारण पता चल ही जाएगा। मुझे बस इतना पता है, जिसकी मुझे तलाश थी वो तलाश पूरी हो चुकी है ताई जी। इस आवारा को उसकी मंजिल मिल चुकी है। आवारगी खत्म होकर मेरी जिंदगी में नया सफर शुरू होने वाला है। अब आप लोग रेस्ट करो, मैं कुछ कार्य के लिए बाहर जाकर कुछ देर में आता हूँ, शान ने कहा और उठकर वहां से चले जाते हैं। शोभा जी उसकी गोलमोल उलझी बातों में ही उलझ जाती है। उसके जाने के बाद शोभा जी चित्रा की ओर सांवलिया नजरों से देखती है तो चित्रा बोली, ताई जी उनकी खुशी के कारण एक ही है, अर्पिता। वह इन्हें मिल चुकी है। इस रविवार जब वो मसूरी गए तब वहां उन्हें अर्पिता मिली थी। भले कि ये उससे कुछ कह पाते वहां से भी चली गई, लेकिन जाते हुए एक निशानी अपना दुपट्टा छोड़ गई, जिसे वो बड़े ही जत्न से संभाल कर रखे हैं। तब से उनके स्वभाव में परिवर्तन खुद ब खुद आ रहा है। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लौट आई है। चित्रा की बात सुन श्रुति भावुक हो गई और चित्रा से बोली, सॉरी चित्रा दी, मेरी वजह से आपको भाई के साथ इन अनचाहे रिश्ते में बांधना पड़ा। न ही मेरे जिद करने पर भाई यहाँ से मेरे मंडप में आते, ना ही लोग आपके और भाई के रिश्ते पर लाछन लगाते, और ना ही मेरी शादी टूटती, ना ही आपके और भाई को ये सब करना पड़ता। सॉरी दी कहते हुए श्रुति चित्रा के गले लग जाती है। उसे यूं रोता हुआ देख चित्रा बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी श्रुति, वो बस नियति थी और कुछ नहीं। अब सब सही होने जा रहा है तो रोना क्यों? हमारी शादी तो सिर्फ कागजों में ही हुई है, बस एक साइन किया और हो गई शादी। के टुकड़ों पर साइन करने मात्र से शादी हो जाती है श्रुति, बोलो नहीं ना। हमारे भारतीय रिवाज में शादी तो एक उत्सव की तरह होती है, यूं कागजों पर नहीं। नहीं प्रशांत जी, न मेरे साथ साथ फेरे लिए, ना ही मांग में सिंदूर भरा और ना ही गले में मंगलसूत्र पहनाया। बिना इन रिवाजों के कैसा शादी श्रुति? प्रशांत जी ने सिर्फ अर्पिता से प्रेम किया है, उन्होंने शादी भी उसी से ही की है और आज तक उसी रिश्ते को निभा रहे हैं। अब जब उसका इंतजार पूरा हो रहा है तो मुझे भी इस बात की खुशी है, चित्रा ने भावुक होते हुए धीमे से कहा। जिसे सुन शोभा बोली, चित्रा तुमने जो हमारे परिवार के लिए त्याग किया है उसे हम में से कोई नहीं भूल सकता। कहते हुए शोभा जी अपने हाथ जोड़ती है तो चित्रा ना कहते हुए उसके पास आकर उनके हाथ पकड़ लेती है। दोनों की ही आंखों भरी हुई है। वह धीरे धीरे कहती है, आंटी जी अब तो समय मुस्कुराने का है, इन आंसुओं का नहीं है। शोभा जी उसकी ये बात सुन भावुक हो गई और बोली, आखिर अब सब उलझने सुलझने वाली है। लेकिन चित्रा बेटा, तुम कहते हुए वो खामोश हो जाती है। दादी जी आप आ गई, त्रिशा ने स्कूल से आते हुए दरवाजे से शोभा को देख आवाज दी और दौड़ती हुई उसके पास चली जाती है। उसके पीछे त्रिशा का स्कूल बैग पकड़े शान भी चले आते हैं। त्रिशा को देख चित्रा, श्रुति, शोभा तीनों अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछ लेती है और मुस्कुराने लगती है।
प्रशांत जी की ओर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि चित्रा ने ताई जी को अर्पिता के बारे में बता दिया है। चित्रा उठती है और त्रिशा का बैग लेकर उसकी जगह पर रख देती है। वह कमरे में आकर अपनी आंखें को किनारे से पोंछते हुए कहती है, बहुत मुश्किल होता है प्रेम को निभाना, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे जीवन में दोबारा जिसे प्रेम हुआ उसके जीवन में कुछ काम तो आ सकी। सच ही कहते हैं लोग, प्रेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें भी मुश्किल होता है प्रेम को निभाना, क्योंकि ये इस कभी कभी ऐसा परीक्षा लेता है जो व्यक्ति को या तो कमजोर बना सकती है या फिर शिला जैसी मजबूत। चित्रा अपने आंसू पोंछे बाहर चली आती है। प्रशांत जी शोभा जी से बोले, ताई जी अब चले घूमने, समय हो चुका है, हमें निकलना चाहिए। ठीक है प्रशांत, शोभा जी ने खामोशी से कहा। सभी बाहर खड़ी बुक्ड कैब में आकर बैठ जाते हैं। उनके जाने के बाद कुक के पास किसी का फोन आया। उसने कुछ देर बात की और फोन रख मुस्कुरा देता है। ड्राइवर गाड़ी दौड़ा देता है। सभी शिमला के बर्फी बांदियों में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच शान बोले, आप सब भी आगे चलकर बैठिए, मैं बस अभी कुछ ही देर में आया। ठीक है प्रशांत, शोभा जी ने कहा तो शान वहां से निकल जाते हैं। अर्पिता भी प्रीत को लेकर वहां आई हुई है और प्रीत के साथ वही खेल रही है। जब कभी प्रीत अपने नन्हे नन्हे ग्लव्स से पहने हुए हाथों से अर्पिता के ऊपर बर्फ के कुछ गोले उछलता है तो अर्पिता उसे पकड़ते हुए गोद में उठाकर झुला देती है। जब अर्पिता की गोद से नीचे उतरता है तो प्रीत बर्फ में घसैटे करते हुए छोटे छोटे घोंरदे बनाने लगता है तो अर्पिता भी मुस्कुराते हुए उसका साथ देने लगती है। अर्पिता का फोन रिंग होता है जो पूर्वी का होता है। वो प्रीत का हाथ थाम फोन अटेंड करती है तो नटखट प्रीत हाथ छुड़ाकर बर्फ में दौड़ जाता है। ओहो प्रीत, फिर से बदमाशी, रुकिए थक जाएंगे आप, आगे बहुत ठंडा है, प्रीत उधर मत जाइए। अर्पिता की आवाज सुन प्रीत रुक गया और वापस आने लगता है। यह देख अर्पिता फोन पर पूर्वी से बोली, पूर्वी हम घर पहुंचकर बात करते हैं, और फोन रख देती है। इतने ही नटखट प्रीत वहां से कुछ देर बैठा शोभा, श्रुति, चित्रा और त्रिशा और नृपेंद्र जी की ओर देखता है तो उनकी ओर दौड़ जाता है। अर्पिता सामने प्रीत को न देख घबरा जाती है। वह फोन कट कर चारों ओर प्रीत को देखती है जो शोभा जी के पास जाकर उनसे थोड़ी दूर पीछे रुक जाता है। प्रीत बच्चे कहाँ हैं आप, मम्मा बुला रही है, आवाज दीजिए प्रीत। अर्पिता प्रीत को आवाज देते हुए बोली। वहीं कोई आवाज नहीं आती तो अर्पिता प्रीत को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़कर देखती है। वहीं शोभा जी की नजर सामने खड़े प्रीत पर पड़ती है। गोरा रंग, माथे तक बिखरे बड़े बाल, हल्की बड़ी कजरियारी आंखें, मुलायम सी गुलाबी ओठे, पैरों तक गर्म कपड़े तक खड़ा लगभग 3.5 वर्ष की प्रीत उनकी ओर ही देख रहा है। दोनों हाथों को सामने कर एकटक उन्हें देखे जा रहा है, जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। शोभा जी ने उसे देखा, वो मुस्कुराई उठी और प्रीत के पास बढ़ी और उसे गोद में उठाने का प्रयास करते हुए बोली, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं, आपके मम्मा पापा कहाँ है। प्रीत 2 कदम पीछे हट जाता है और बिन कुछ कहे वापस अर्पिता की ओर दौड़ जाता है। प्रीत को यूं दौड़ता देख शोभा जी बोली, धीरे धीरे बच्चे, गिर गए तो चोट लग जाएगी, और वापस से चित्रा और श्रुति के पास आकर बैठ जाती है। वो अर्पिता के पास आकर उसका आंचल पकड़ छुप जाता है। प्रीत को यूं देख अर्पिता उसे उठाकर गले से लगा लेती है और बोली, कहाँ चले गए थे आप प्रीत, मामा को बताया भी नहीं, बैड मैनर्स है ये, आपको कहीं जाना था तो मम्मा को बताकर जाते, पता है मम्मा कितना परेशान हो गई थी। छौली मम्मा, प्रीत ने परिचित अंदाज में कहा तो अर्पिता मुस्कुराती हुई उसे गले से लगा लेती है और बोली, तो अब हम घर चले प्रीत, अब ठंडी बढ़ेगी। ओके मामा, प्रीत ने कहा तो अर्पिता उसे लेकर घर के लिए निकलती है। शान कुछ देर बाद शोभा, नृपेंद्र जी और श्रुति और चित्रा के पास पहुंचते हैं और सभी मिलकर वहां खूब एंजॉय करते हैं। रात होने से पहले घर वापस आ जाते हैं। शाम का खाना खाकर सभी निद्रा के आगोश में चले जाते हैं। वहीं अपने रूम में मौजूद अर्पिता प्रीत के सोने के बाद अपने फोन पर वर्क के रिलेटेड नोटिफिकेशन चेक करती है, जहां उसे कल 2 जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। उसने शिमला में ही बच्चों को एक प्ले स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया है। वह ऐसी जगह जॉब करना चाहती है जहां की प्रीत को अपने साथ रख सके, उस पर ध्यान दे सके। दोनों ही जगह के एड्रेस समझ वो फोन बंद कर देती है।
और प्रीत के गले से लगा नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह शान को सब बताकर अपनी एकेडमी निकल जाते हैं। वहाँ रोज से कुछ ज्यादा ही चहल पहल देख थोड़े हैरान होते हैं। वो वहां से सीधे अभिनव कुमार के केबिन में जाते हैं, जहाँ टिया भी मौजूद होती है। शान को देख अभिनव बोले, भाई अजय, अब तो तुम अपने लिए एक फोन ही ले लो। अब कोई जरूरी बात हो वही ना कह पाए तुमसे। क्या हुआ मिस्टर अभिनव? शान ने पूछा तो अभिनव बोले, भाई टिया के सक्सेस की खुशी में आज शाम को पार्टी हुई है और एकेडमी के मैनेजर का ही कुछ अता पता नहीं है। एकेडमी के शाम में भेज की इमरजेंसी छुट्टी कर दी है, क्योंकि शाम को यहाँ सारे अरेंजमेंट भी तो करने हैं। शान बोले, पार्टी इस शाम में? रात को जब तक पार्टी खत्म होगी तब तक ठंड बढ़ जाएगी। सारे गेस्ट को जल्दी घर जाने पड़ेगी, फिर पार्टी एंजॉय कौन कर पाएगा? ने हंसते हुए शान की ओर देखा, फिर शांत होते हुए बोले, पता था तुम पार्टी से बचने के लिए ऐसा ही कुछ कहोगे मेरे भाई। ये पार्टी देर शाम को नहीं, 4 बजे से शुरू हो जाएगी और देर रात तक होते होते खत्म ही हो जाएगी। अब बेटी की सक्सेस पार्टी है तो इतना तो बनता है। ठीक है, फिर मैं क्लास में जाता हूँ, शान ने कहा तो अभिनव बोले, हाँ बिल्कुल, लेकिन पार्टी में आपको अकेले नहीं आना है, इस बार चित्रा जी को भी बुला कर लाना। आप देखते हैं, शान ने कहा और आप वहां से क्लास में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टिया मन ही मन मुस्कुराई और सोची, आज की पार्टी में कुछ ऐसा होगा मिस्टर अजय की या तो खुद ब खुद मेरे प्यार को स्वीकार करोगे या फिर मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आपके लिए इस प्यार शब्द का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आपको पाना मेरा जुनून है, मेरा मकसद है। क्या करूं, मुझे इश्क हो गया है आपसे और जब तक आपको पाऊंगी नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। टिया को यूं मुस्कुराता देख अभिनव बोले, क्या बात है टिया, किस बात पर तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है कि तुम्हारे चेहरे से हंसी जान ही नहीं रही है? टिया हंसते हुए बोली, यह पार्टी की खुशी है डैड, और किसकी होगी? आप अपना कार्य देखिए, मैं बाहर की तैयारी देखकर आती हूँ। टिया बाहर चली आती है और बाहर आकर वो चारों ओर की तैयारी देखकर वह खाली रूम में जाकर बैठ जाती है। उधर पिता एक जगह साक्षात्कार देकर दूसरी जगह के प्ले स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाती है। प्रीत को हेड ऑफिस के बाहर बैठाते हुए उसने बोली, प्रीत, जब तक मम्मा अंदर से बाहर नहीं आती तब तक यहीं बैठकर हमारा इंतजार करेंगे। मामा से प्रॉमिस कीजिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। चलिए कीजिए प्रॉमिस, कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है तो प्रीत उसके हाथ में अपना हाथ रख देता है। अर्पिता उसके माथे को चूमते हुए कहती है, गुड बॉय मम्मा, बस अभी आई। ठीक है, उसने प्रीत से कहा और अंदर जाकर स्कूल के हेड से मिलती है। वह एक पौड़ा महिला से जो उसे बताती है, अर्पिता, हमारे यहाँ वैकेंसी थी जो कुछ देर पहले ही फुलफिल हो चुकी है। जैसा कि आपने अपने बायोडाटा में मेंशन किया हुआ है कि आपको संगीत शिक्षिका का अभ्यास है, तो आपको मैं एक एकेडमी का पता देती हूँ। वहाँ एक शिक्षिका की आवश्यकता है। आप अभी एक बार जाकर साक्षात्कार दे आइए, क्योंकि एकेडमी है तो शाम 7 बजे तक आप वहाँ जाकर बातचीत कर सकती है। उन्हें जो क्वालिटी शिक्षक के लिए चाहिए, अगर आप वो फुलफिल कर पाई तो वो जब आपको मिल सकती है। जी अवश्य, हम अवश्य जाएंगे, अर्पिता ने कहा। वह हेड उन्हें एकेडमी का पता देती है तो अर्पिता धन्यवाद कह उन्हें प्रणाम कर वहां से बाहर आती है और बेंच पर बैठे प्रीत के साथ ले वहां से एकेडमी जाने के लिए निकल जाती है। एकेडमी में पार्टी शुरू हो चुकी है। एकेडमी के मैनेजर होने के कारण शान को जबरन उस पार्टी में रुकना पड़ता है। टिया अपने डैड के साथ उस पार्टी में आ जाती है। उसके ब्लैक रंग का चमचमाता हुआ स्लीवलेस गाउन पहना हुआ है, चेहरे पर हल्के रंग का टचअप के साथ हुई हाई बन विथ डायमंड नोजपिन, जिसकी चमक सबको उसकी ओर देखने पर मजबूर कर रही है। शान इन सब चमक धमक से दूर पार्टी में शामिल कुछ एक जान पहचान लोगों से मिल रहे हैं। शान को देख टिया ने अपने डैड की ओर देखा और बोली, डैड, ये मिस्टर अजय की पत्नी नहीं आई, आपने इन्हें इनवाइट नहीं किया? अभिनव बोले, बेटे, आपके सामने तो किया था, शायद उन्हें पार्टी में आना जाना पसंद ही नहीं है। ओके डैड, मैं जरा अजय से मिलकर आती हूँ, कहते हुए वो शान के पास पहुंच गई और बोली, हेलो मिस्टर अजय, पार्टी कैसी लगी? शान, पार्टी अच्छी है टिया।
आप अकेले आए हो, आपकी पत्नी नहीं आई? सान, पत्नी वो समय की पाबंद है, अब उनकी आवश्यकता होती है तो मेरे पास आ जाती है। टिया, ओह ऐसा, कौन सी परफॉर्म का म्यूजिकल सॉन्ग दोगे और मिस्टर अजय? सॉरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी का साथ गाना पसंद है, सान ने कहा और दूसरी ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में यूं ही घूमते हुए बोरियत महसूस होने पर सान अभिनव से कुछ देर में आने का कप पार्टी से बाहर निकलकर खुली हवा में चले जाते हैं। प्रशांत को गया हुआ देख टिया पार्टी में मौजूद दो व्यक्तियों की ओर अपने दाएं हाथ से उंगलियों उठा पीछे जाने का इशारा कर देती है। वो दोनों पीछे निकल जाते और टिया के निर्देशानुसार उन्हें क्लोरोफॉर्म से मदद से बेहोश कर एकेडमी में ही बाहर बने एक रूम पर ले जाने लगते हैं। वहीं अर्पिता प्रीत के साथ एकेडमी के दरवाजे पर ऑटो उतारती है। घड़ी में इस समय 5:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा छुटपुटा होने लगता है। एकेडमी के सजा देख वो थोड़ा हैरान होती है और मन ही मन सोचती है शायद आज यहाँ कोई स्टूडेंट के रिलेटेड कोई फंक्शन हो रहा है। हमें अपना साक्षात्कार देना है एवं परिणाम जानकर वापस चले आना है। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर की ओर कदम बढ़ा देती है। प्रीत उसके कंधे पर से ही सो चुका है, ये जान वो उसे शॉल ओढ़ा देती है। सामने अर्पिता को देख वो लोग तुरंत ही वहीं मुंह फेर खड़े हो अभिनय करते हुए कहते हैं, भाई जब लोग खुद को संभाल नहीं सकते तो क्या सोचकर ना समझो जैसा कार्य करते हैं। वहीं अर्पिता को सान का आसपास होने का एहसास होता है। वह बेचैनी से चारों ओर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अर्पिता सान के पास से गुजरती है, मुंह फेर देने के कारण वो उन्हें नहीं देख पाती है। तो कायनात की साजिश उन्हें फिर जोड़ देती है और उसे रुकना पड़ता है। उसका हृदय जोर से धड़कता है। वो पीछे मुड़ देखती है तो सान के सर से एक व्यक्ति के कंधे से टिका देखती है और फिर उसकी नजर नीचे लटके हाथ के अटके दुपट्टे पर पड़ती है। सान इस अवस्था में, वो भी इस समय, कुछ तो गड़बड़ है सोचती हुए उसने आगे बढ़ रहे दोनों व्यक्तियों को तेज आवाज देते हुए कहा, रुकिए। आवाज सुन उनमें से एक व्यक्ति जो साथ चल रहा है वो अर्पिता का आवाज सुन पीछे मुड़ा और गंभीरता से बोला, जी कहिए, आपको कुछ कहना है शायद? हमें जानना था कि ये जो आपके साथ व्यक्ति है उन्हें आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखने से तो वो होश में नहीं लग रहे हैं। डराया, फिर सकपकाया, फिर अपने पार्टनर की ओर देखने लगा। उसकी घबराहट से ये साफ समझ आ रहा है कि ये कार्य पहली बार कर रहा है। अर्पिता ने उसकी घबराहट को भांप लिया और कड़क आवाज में बोली, बताते हो या फिर हम यहाँ सबको इकट्ठा कर ले? बताओ इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अरे वो उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, इसीलिए ये लोग इन्हें इनके घर छोड़ने जा रहे हैं। आप लोग जाओ, इन्हें इनकी मंजिल पर पहुंचा दो, टिया ने बाहर आते हुए कहा। टिया की आवाज सुन अर्पिता ने उसकी ओर देखा तो वो लोग सान को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। टिया देख अर्पिता एकदम से बोलती है, टिया कुमार द लिटिल लिजेट यहाँ। वहीं टिया उसे देख तुरंत पहचान लेती और मन ही मन बोली, ये फिर मेरे सामने पड़ गई। अब इसे सबक तो मैं बाद में सिखाऊंगी, अभी के लिए इसे यहाँ से रफू चक्कर करना आवश्यक है। वो बोली, तुम जिस काम के लिए आई वो करो ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? पार्टी अंदर चल रही है, जाओ अंदर। जल्दबाजी में टिया इस बात पर ध्यान नहीं देती अर्पिता वहाँ पार्टी में क्यों आएगी। अर्पिता सांवलिया नजरों से उसकी ओर देखती है तो टिया फिर बोली, अब जाओ भी, यहाँ मेरे सर पर क्यों खड़ी हो, जाओ। वहीं दुपट्टे में फिर से घिंचाव के कारण अर्पिता का ध्यान टिया के हट सान पर जाता है। सान और ड्रिंक पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें समझदारी से कार्य लेना होगा। प्रीत हमारे साथी है, इसे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। देखना होगा ये लोग हमारे सान को लेकर कहाँ जा रहे हैं। अर्पिता ने मन ही मन सोचा और कहने लगी, 1 मिनट रुकिए। सुनकर दोनों व्यक्ति रुक गए। अर्पिता आगे कदम रखते हुए अपने आंचल की ओर का छोरा हटाकर आगे बढ़ जाती है। कुछ आगे बढ़कर वो थोड़ी ओट में होने पर वहीं रुक जाती है और उन पर दृष्टि रखने लगती है। वह लोग सान को एकेडमी से बाहर सटकर बने एक रूम में ले जाकर बेड पर छोड़ देते हैं। टिया अपने डैड को फोन करती है और कुछ देर में आने बोल कॉल कर देती है।
वो दोनों शान को कमरे में बेड पर छोड़कर बाहर आते हैं। टिया ने आसपास देखा, कोई नहीं है। इस बात का संतुष्ट हो धीमी आवाज में बोली, काम हो गया ना, तो अब जाकर पार्टी एंजॉय करो। इसका क्या करना है अब मैं देख लूंगी, और हाँ, अपनी आंखें और मुंह दोनों बंद ही रखना, ठीक? जी के वो दोनों एकेडमी के अंदर की ओर चले जाते हैं। उन्हें अपनी ओर आते देख अर्पिता तुरंत वहां से हट एक और फोन अपने कान में से लगा बात करने का अभिनय करने लगती है। वो दोनों एक नजर उसे देखते हैं और अंदर पार्टी में चले जाते हैं। उनके जाते ही अर्पिता तुरंत ही बाहर की ओर बढ़ जाती है। वही टिया कमरे में अंदर चली जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। अर्पिता दरवाजे तक पहुंच जाती है। उसे बंद देख कुछ अनिष्ट का आशंका से उसका हृदय कांप जाता है। शान, आप अंदर अपने होश में नहीं है। ऐसे में इस बदतमीज लड़की को आपके पास होना और उस पर यह बंद दरवाजा, हमें अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? ये दरवाजा कैसे खुलेगा? खिड़की, शायद यहाँ कहीं खिड़की हो। बड़बड़ाती हुई वो कमरे के चारों ओर राउंड लगाती है, लेकिन खिड़की का कहीं निशान तक नहीं है। हे ठाकुर जी, अंदर हमारे शान इस बदतमीज लड़की के साथ नहीं। हमें कुछ सोचना होगा। कुछ सोच वो कमरे के दरवाजे इसे इतर दीवार के पास दोबारा जाती है, जहां बेंच देख वह प्रीत को उस पर लिटाते हुए धीमे से बोली, प्रीत अब बस यहीं रेस्ट करो, मम्मा बस अभी आई, ठीक है? कहते हुए उसने प्रीत के माथे पर चूमा और बैठकर उठकर एकेडमी के मुख्य दरवाजे से अंदर बने गार्ड रूम की ओर जाकर वहां तैनात गार्ड से कहती है, सुनिए, वह आपकी एक गेस्ट जो काले कपड़ों में अभी यहाँ से बाहर से उस कमरे में गई थी, वो अंदर कमरे में लॉक्ड हो गई है। कमरे का दरवाजा जाम हो गया है। प्लीज आप कुछ कीजिए, चलिए उनकी मदद कीजिए। प्लीज चलिए ना, अंदर पार्टी चल रही है। अच्छा लगेगा कि आपको यहाँ के एक गेस्ट की असुविधा हो, अर्पिता ने बातें बनाते हुए कहा। जिसे सुन गार्ड बोला, हाँ आप सही कह रही है, हमारे यहाँ पार्टी में गेस्ट को असुविधा हुई तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। चलिए मैडम, गार्ड ने अर्पिता से कहा। वही अंदर सबके बेखबर शान के बेहोश बेड पर देखा टिया मुस्कुराते हुए बोली, कहा था मिस्टर अजय, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी, और आज मेरे जुनून ने वो समय ला भी दिया। आज तुम्हें मेरा होना होगा। तुम्हें पाने का मेरा जुनून आज पूरा होगा। कहते हुए वो खड़ी हो शान की ओर देखते हुए आगे बढ़ती है। टिया शान तक पहुंच उसे स्पर्श करने को होती है, तब तक गार्ड दरवाजा धकेलते हुए बाहर से उसे आवाज लगाता है, हेलो, कौन है? अंदर जो भी है कृपया परेशान मत होना, मैं अभी इस जाम हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ। कहते हुए वो जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगता है। अर्पिता वही खड़ी बेचैनी से हाथों को कसे हुए दरवाजा खोलने का इंतजार कर रही है। अंदर मौजूद टिया आवाज सुन अपने हाथ पीछे कर तुरंत पीछे हट बड़बड़ाती है, अब ये कौन सा नया तूफान आ गया? अब ओ गॉड, अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। करना क्या है? इस गार्ड के दरवाजा खोल, यहाँ से जाने को बोलना होगा, तभी ये हाथ से जाएगा। उसने शान की ओर देखा और बड़बड़ाई, में अभी आई मिस्टर अजय, और दरवाजे के पास जा दरवाजे खोल सामने खड़ी होकर बोली, क्या है? आगे कुछ कहती उससे पहले ही अर्पिता ने साइड से सामने आकर जोर से दरवाजे में धक्का दिया। टिया संभल नहीं पाई और एक तरफ लुढ़क जाती है, तो अर्पिता बिन एक पल देर किए सीधे अंदर चली आती है। उसके चेहरे पर बेचैनी है। अर्पिता अंदर चली आती है। उसके चेहरे पर बेचैनी एवं हृदय की धड़कन बढ़ी हुई है। वो शान की ओर देखती है एवं उन्हें मूर्छित देख उनके पास जाकर बैठकर उसकी ठोड़ी को स्पर्श करते हुए उनसे बोली, शान उठिए, चलिए यहाँ से। शान उठिए, शान सुन रहे हैं ना आप? गार्ड अंदर अपने मालिक की बेटी टिया को यहाँ देख नजरें झुका लेता है। टिया खड़े हो जाती है। अर्पिता का सारा गुस्सा वो गार्ड पर निकालते हुए चिल्लाती है। उसके शब्दों में तलखी होती है। वो गार्ड की ओर देखकर बोली, गेट लॉस्ट नाउ। अपनी ड्यूटी पर लोग जाकर। डांट सुन वो कर टिया की डांट सुनकर गार्ड वहां से चला जाता है। अर्पिता को देख टिया उसके पास आई और उसकी आंखों में उसे देख बहुत गुस्सा भरा है। वो गुस्से से पगलाते हुए आगे झुकी एवं उसे अर्पिता का हाथ पकड़ उसे उठाया और घिसते हुए बेड से नीचे उतार देती है।
टिया की एक हरकत से अर्पिता पहले से ही परेशान है। उस पर टिया को शान से दूर खींचना उसे थोड़ा सा गुस्सा दिला देता है। वह पीछे आकर अपना हाथ टिया से पीछे लाती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसकी कलाई को उसकी पीठ से सटा मरोड़ती हुए कहती है, ये जो आप अभी करने जा रही है ना, वह गलत था टिया कुमार। इसके लिए हमें आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले हम हमारे शान को होश में ले आए, फिर आपसे निपटते हैं। आपकी बदतमीजी का तो हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब देंगे। बस अभी के लिए जाओ यहाँ से, अर्पिता ने कहा और टिया का हाथ छोड़ दिया, जिसे बौखलाई टिया अर्पिता की जोर से धक्का देती है। अर्पिता संभल नहीं पाती और टेबल के पास जाकर गिरती है। अर्पिता का सर टेबल से टकरा जाता है, उसके चोट लग जाती है। टिया खड़े हो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन शान है? यहाँ किसे शान कहकर बुला रही हो? ये मिस्टर अजय है, ये तुम्हारी कोई शान वान नहीं है, समझी तुम? ये कौन है? ये कौन नहीं है, आप हमें ही ना बताएं। कहती हुए अर्पिता शान के पास वापस बैठी और उसे आवाज देने लगती है। वही अपना ये दाव सफल ना हो देख टिया अर्पिता और शान को घूरते हुए मन ही मन सोचती है। वे बोली, अब तुम्हें मेरे नहीं हुए मिस्टर अजय, तो अब फिर मेरा अगला और अंतिम दाव तुम्हें किसी का नहीं रहने देगा। क्या कहूँ अब मैं, टिया कुमार का फलसफा यही है, जो मेरा नहीं वो किसी अन्य का भी नहीं। मैं तुम्हें कोई शारीरिक कष्ट दिए बिना मानसिक आघात पहुंचाऊंगी मिस्टर अजय। फर्क शान जो भी है, आप जब तक आप होश में आएंगे तब तक तो मेरा कार्य हो चुका होगा। सोचकर तमतमाते हुए वहां से चली जाती है। अर्पिता शान के न उठने पर आसपास पानी देखती है, लेकिन वहां पानी नहीं। इस बात का एहसास होने पर उसे अपने कैरी बैग में रखी पानी का बोतल का ध्यान आता है। वह हड़बड़ाते हुए अपना बैग खंगालती है और उसमें रखी पानी की बोतल निकालकर शान के फेस पर पानी के छींटे डालती है। शान फिर भी नहीं उठते हैं। ये देख वो थोड़ा थोड़ा कर बोतल का पूरा पानी उनके चेहरे पर उड़ेल देती है। तब कहीं जाकर शान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। अभी भी वो पूरी तरह होश में नहीं आ पाए हैं। वह अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन अभी भी दवा का प्रभाव से बंद हो जाती है। अर्पिता शान की आंखें खुलती मुनती देख वो शान का नाम पुकारते हुए कहती है, शान आंखें खोलिए ना प्लीज, शान आंखें खोलिए, देखिए ना आपकी अर्पिता आई है। शान उठिए ना, आंखें खोलिए। अर्पिता की आंखें और गला दोनों भर आता है। शान। अर्पिता ने शान का हाथ थामा एवं उनके सीने पर अपना सर रख देती है और रोती हुए बोली, शान उठिए, और कितना सोएंगे आप? शान उठिए तो सही। अर्पिता की आवाज सुन शान आंखें खोलने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे बोले, अप्पू तुम? अपने हाथों में अर्पिता का हाथ महसूस होने पर अंगुलियां कस लेते हैं और धीरे धीरे जबरन अपनी आंखें खोलते हैं। अर्पिता धीरे धीरे अटकते हुए बोली, शान, हम आ गए हैं, लेकिन आप उठिए तो सही। शान सुनिए तो, कितना और सोएंगे? अर्पिता ने हल्का सा आवाज से शिकायत रखते हुए कहा। उठ गया मेरी पगली, कहते हुए शान ने दूसरा हाथ अर्पिता के पीठ पर रख उसे अपने अंग में ले लिया। शान आप ठीक है? अर्पिता कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? बोलिए, बताइए हमें, अर्पिता ने घबराते हुए पूछा। शान भावुकता बख्श कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनकी आंखें झलक आती है। वह बस वहीं उसी अवस्था में अर्पिता को स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर टिया गुस्से में पगलाई हुई, अपने इरादों में नाकामयाब होने पर पैर पटकती हुई अपनी ही पार्टी में पहुंचती है। वह हाँफने का अभिनय करने लगती है और बालों को पहले से ही हल्का सा बिखेर चुकी है और अंदर पार्टी में जा अपने डैड को गले लगाते हुए बोली, डैड, वो मिस्टर अजय, शान, व्हाट ईयर जो भी है, वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। डैड प्लीज सेव मी। डैड कहते हुए एक छोटी सी बच्ची जैसी चिपक जाती है। टिया को यूं इस तरह घबराया देख अभिनव और बाकी सब भी पार्टी एंजॉय करना छोड़ देते हैं और टिया को देखने लगते हैं। टिया बेटा क्या हुआ, इतना हाथ क्यों रही हो? और अजय, क्या किया अजय ने? टिया बोलो, अजय कहाँ है? वह तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? टिया क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहते हुए अभिनव ने असमंजस से टिया की ओर देखा। डैड, अजय के बारे में मुझे कुछ बताना है जो सबको शॉक देगा। वो अजय के कुक उनने कुछ ऐसा बताया है जिस कारण अजय मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। टिया डरने और कांपने का अभिनय करते हुए बोली, शान सुनो ना,
कुछ तो कहो, अर्पिता ने कहा तो शान इतना ही बोले। अभी कहने का समय नहीं है अप्पू, इतने दिनों बाद मिली हो, हमारा इतने वर्षों का इंतजार पूरा हुआ है और तुम हो, चुप ही नहीं हो रही है। चुप हो जाओ। शान, कहते हुए अर्पिता उठी तो शान की आंखें भरी हुई आंखें देख खामोश होकर उन्हें देखने लगती है। शान बेड से उठते हैं और अर्पिता के हाथ थाम उसे कसकर गले से लगा लेते। अर्पिता, तुम आ गई, कितनी समय लगा दिया वापस आने में अप्पू। वो क्या कहे, कैसे कहे, हृदय से भरे भाव का कारण शब्द ही भूल जाते हैं एवं अर्पिता के गले से लगाए रहते हैं। कुछ क्षण बाद अर्पिता ने महसूस किया शान बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, तो वह उनके गले से अलग हुई और बोली, शान आप यहीं रुकिए, हम टिया कुमार से निपट कर आते हैं। शान बोले, तुम अकेली क्यों, मैं भी चलूंगा। उसने अपनी हद पार की है, मैं उसे जवाब तुम्हारे साथ साथ मैं भी दूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो अभी, अब मैं तुम्हारे कहीं जा। कहते हुए शान ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चले आते। कमरे से बाहर अर्पिता बोली, शान एक सेकेंड रुकिए, हम अभी आते हैं। अर्पिता की बात सुन शान ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया, जिसे महसूस कर अर्पिता बोली, टिया को सबक सिखाए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, आप भरोसा रखिए शान। अर्पिता की बात सुन शान ने उसका हाथ छोड़ दिया। अर्पिता ने शान की ओर देखा और बेंच पर लेटे प्रीत के पास जाकर उसे गोद में उठाकर वापस शान के पास आकर खड़ी हो जाती है। चले अप्पू, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्पिता थोड़ा हैरान हो बोली, हाँ शान चलिए। शान ने प्रीत को लेकर कोई हैरानी के भाव नहीं व्यक्त किए और मुस्कुराते हुए साथ चल रहे कैसे। चलते हुए शान ने अर्पिता के चेहरे की ओर देखा, उसके चेहरे का कई भाव बन बिगड़ रहे हैं। ये देख शान बोले, इतना मत सोचो अप्पू, तुमसे बात तो मैं हमारे घर में करूँगा, यहाँ पब्लिक प्लेस पर नहीं। कहते हुए वो अंदर पार्टी में आते हैं। जब शान के हिकारत भरी नजरे को देखते हैं तो कुछ तो जलन के कारण मन ही मन हंसते हैं। अर्पिता की नजर सामने अपने डेट से गले लगी गुरबाली मुस्कान लिया टिया पर पड़ती है। शान अर्पिता टिया को अभिनय के गले देख वहीं रुक जाते हैं। शान गुस्से से टिया को घूर रहे हैं और देख टिया मुस्कान छोड़ घबराते हुए बोली, डेट देखिए अजय कैसे मुझे गुस्से से घूर रहे हैं। टिया, स्पष्ट बोलो, हुआ क्या है। अभिनव ने घबराते हुए जोर देकर टिया से पूछा तो टिया बोली, डैड अजय ने एक शादीशुदा और एक बच्ची की मां से शादी उनके बीच में प्रेम की वजह से नहीं की, बल्कि उनकी वजह तो कुछ और ही है। टिया की बात सुन अर्पिता ने शान की ओर देखा। शान ने कुछ न कहा, मजबूती से अर्पिता का हाथ थाम लिया। क्या वजह है टिया, क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजय ने कहा। टिया अपने डैड के गले से अलग हुई और उनके कंधे के पीछे खड़े होते हुए वो शान की ओर देख मन मुस्कुराई एवं आवाज में डर और घबराहट का मिश्रण घोलते हुए बोली, डैड अजय ने चित्रा से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद भी ये दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। हम सबके लिए पति पत्नी है, लेकिन हकीकत में चित्रा इनके कमरे के अंदर गई तक नहीं है। वह दरवाजे पर ही खड़ी हो अजय से बातचीत करती है, वापस अपने कमरे में लौट जाती है। इनके बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। टिया की बात सुन अर्पिता और शान दोनों की आंखें अलग अलग कारणों से नम हो जाती है। अर्पिता ने शान की ओर देखा और होले से बोले, शान ये सब। अर्पिता की आवाज़ सुन शान ने उसकी ओर देखा और बोले, मजबूरी थी अप्पू, हमारी श्रुति। टिया, ये सब क्या कहे जा रही हो, उनका आपस का मामला है, तुम्हें क्यों ही तमाशा बना रही हो, अभिनव ने सख्ती से कहा। टिया झुलाते हुए बोली, डैड क्यों ना बताऊं आपको, इन अजय ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं जरूर बोलूंगी डैड, ये अजय सबसे इतना रूडी क्यों है, इसका रीजन मुझे पता है। इसका कारण है प्रकृति द्वारा दी गई उनकी खून। मिस्टर अजय एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। कहते हुए टिया गर्व से मुस्कुराई। वही शान की आंखों में भरे हुए आंसू झलक गए। अर्पिता की ये सुन सन्न रह गई। एक लड़की अपनी मर्यादा इस हद तक तोड़ सकती है, यह हमने कभी सोचा नहीं था। आपके मन की है जो हमें स्वीकार नहीं है, हमें इसे जवाब देना होगा। अर्पिता बुदबुदाई। उसने शान की ओर देखा और बोली, आप जरा हमारे शहजादे को थामिए, हम इस बदतमीज को देखते हैं। शान, आपने कुछ कहा तो ये सब सही नहीं होगा।
अर्पिता की बात सुन शानप्रीत को गोद में लिया और अपने ही अंश को प्रथम स्पर्श से उनके हृदय के अव्यक्त खुशी की तरंगे उछलने लगती है। वहीं टिया की बात सुन अभिनव और बाकी सब अजय उर्फ शान की ओर देखने लगते हैं। ये देख टिया बोली, हो गए न शौक, इसीलिए तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम उनका ये राज किसी को ना बताएं कि इस एकेडमी के मैनेजर। बस करो टिया, कहते हुए आगे बढ़ी और टिया को पूरी बात कहने से पहले वह टिया के अभिनय के पीछे से खींचती है एवं उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाती है। टिया लड़खड़ा जाती है एवं गुलाबी गालों पर अर्पिता के 5 अंगुलियों का निशान उभर आते हैं। अर्पिता उस समय बहुत गुस्से में होती है। एक पत्नी अपनी मौजूदगी में अपने ही पति पर लगाने वाले लाछन को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अर्पिता की इस हरकत पर टिया के साथ साथ अभिनव और बाकी सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। टिया कुमार पहले भी कहा था हमसे उलझना नहीं, लेकिन आप नहीं मानी। पहले प्रीत और अभी शान। हमारी लाइफ में 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हो आप। क्यों झूठा लाछन लगा रही हो हमारे शान पर। शट योर माउथ एंड कीप क्वाइट। टिया गुस्साई अर्पिता पर हाथ उठाने हुए अर्पिता ने उसका हाथ पकड़ा और मड़ोड़कर उसकी पीठ पर ले जाकर रख दिया और झल्लाकर बोली, ये गलती नहीं करना। अर्पिता मिश्रा कमजोर नहीं है, बात हमारे शान की है, इनके मान की है और शान की अर्पिता उस पर आंच नहीं आने देगी, ये बात समझ लो अच्छे से। अभिनव अर्पिता की हरकत देख गुस्साते हुए बोले, कौन हो तुम और ये शान कौन है और तुम्हारी मेरी बच्ची पर हाथ कैसे उठा सकती हो। अभिनव की बात सुन अर्पिता बोली, क्यों नहीं उठा सकते सर, आपकी बेटी हमारे शान के बारे में इतना गलत बोल सकती है तो हम क्यों नहीं इस पर हाथ उठा सकते हैं। इनकी बदतमीजी से तो हम ट्रेन में ही परिचित हो गए थे। रही सही कसर इनकी उस हरकत ने पूर्ण कर दी जब ये हमारे शान को बेहोश करके एकेडमी के बाहर बने रूम में ले गई थी और उन्होंने रूम का दरवाजा लॉक कर लिया। इससे आगे हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं। वो तो इंटरव्यू के लिए आते समय हमने टिया और उन 2 लोगों को शान को ले जाते देख लिया था और हम। अर्पिता बोलकर खामोश हो गई। अर्पिता की बात सुन टिया हड़बड़ाते हुए बोली, झूठ क्यों बोल रही हो तुम, मैं कुछ देर के लिए बाहर गई थी लेकिन अपने काम से, और तुम इधर उधर की बातें सबका ध्यान न भटकाओ, अजय का सच सब जान चुके हैं, टिया ने कहा। टिया की बात सुन अर्पिता बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि हमारे शान बोले। ये बात तो सिर्फ एक पत्नी या फिर एक लड़की बता सकती है जो उसके साथ। कहने के बाद अर्पिता खामोश हो गई। उसके तर्क का सुन टिया की बोलती बंद हो गई। कुछ सोच वो बोली, तुम भी कैसे बोल सकती हो कि अजय वैसा नहीं है, पत्नी हो तुम उनकी या फिर उनके साथ तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। टिया की बात सुन अर्पिता ने एक और चाटा जड़ दिया और तेज आवाज में बोली, पत्नी है हम इनकी और उनकी गोद में जो बच्चा देख रही हो हमारा है। गेट आउट, बदतमीज और बेहया लड़की। हमारी पहचान जानना चाहती हो तो सुनो, अर्पिता प्रशांत मिश्रा, इनकी वेट एंड वाइफ। यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए इनसे, फिर भी यकीन नहीं है तो हमें आपको या और किसी को सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। हमारी शादी करीब 4.5 साल पहले ही हो चुकी है, 2 साल पहले नहीं। शान आगे बढ़े, उन्होंने अर्पिता का हाथ थाम लिया और बोले, अप्पू बोल लिया ना तो अब चलो घर, हमें चलना है। माँ, ताई जी, छोटे किरण, हमारा पूरा परिवार तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है। अर्पिता की बात सुन टिया सहित वहां मौजूद सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। टिया शॉक्ड हो जाती है ये सोचकर, उसने सोचा भी नहीं है। वो बोली, मतलब अजय यहाँ आने से पहले ही शादीशुदा थे। इसका मतलब मेरी जिद, मेरा जुनून शुरू से ही किसी और के हस्बैंड के लिए था। शान की अभिनव की ओर देखा और बोले, आप हमेशा से ही सही कहते थे मिस्टर अभिनव। मेरी जिंदगी खो चुकी थी, मैं दर्द में था इसलिए आवारा था। उनकी आवाज में नरमी और खनक दोनों आ चुके हैं। बात कहते कहते शान थोड़ा रुक उन्हें अर्पिता की ओर देखा जो शान के दर्द को महसूस कर भावुक हो चुकी थी। उन्होंने नामे गर्दन हिलाई तो अर्पिता ने अपने आंसू पोंछ लिए। शान ने वापस से अभिनव की ओर देखा और आगे बोले, लेकिन अब और दर्द और आवारगी दोनों खत्म हो चुकी है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे सच छिपाया, मेरी पहचान छिपाई। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा,
इनके लिए शान अर्पिता की ओर इशारा कर बोले, लखनऊ से हूँ, उसकी तलाश में आवारा की तरह भटक रहा था। किस्मत ने आपसे मिला दिया, मैंने संगीत के अतीत रहने दिया। बस यही मेरी कहानी, मेरी पत्नी, मेरा प्रेम है। अर्पिता चित्रा नहीं। अब मैं यहाँ से वापस अपने शहर, अपने घर जा रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कहते हुए शान ने अर्पिता का हाथ थामा और उसे दरवाजे से लेकर बाहर चले गए। वही टिया खुद से ही बड़बड़ाने लगी, मिस्टर अभिनव पार्टी खत्म होने की घोषणा कर सभी को जाने के लिए कहते हैं एवं टिया को लेकर वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। शान ने अर्पिता का हाथ कसकर थामा हुआ है और वो उसे लेकर पैदल ही अपने छोटे से घर की ओर चले जाते हैं। वही अर्पिता अब खामोश हो चुकी है, उसके मन में कोई ख्याल उठ रहे हैं। चलते भी वो रुक जाती है। उसे खड़ा देख शान बोले, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए अप्पू, आगे क्या करना है क्या नहीं हम घर जाकर यो में सोचेंगे, यूं सबके सामने नहीं। चलो अब। कहते हुए शान आगे बढ़े तो अर्पिता धीरे धीरे अटकते हुए बोली, लेकिन शान रुकिए और गुस्से में अर्पिता की ओर देखते हुए बोले, ठीक है, अब भी तुम्हें अपने मन की करनी है तो ठीक है, करो, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मुझे मेरे जीने और मुस्कुराने दोनों की वजह मिल चुकी है, हमारा बेटा प्रीत, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। कहते हुए शान आगे बढ़ गए। शान रुकिए नहीं ना। शान बिन रुके आगे बढ़ जाते हैं। वो रुकते ही नहीं है। शान, प्रीत को हमें दीजिए ना शान, हम चल रहे हैं, रुकिए तो सही शान। अर्पिता भरी हुई आंखों से कहा तो शान रुक जाते हैं। अर्पिता के पास आने पर उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर पहुंचे। वो डोरबेल बजाते हैं। शान, यहाँ कौन कौन है ये तो बताइए। शान ने बिन देखे कहा, ताई जी, ताऊ जी, श्रुति, चित्रा। ये सुन अर्पिता बोले, शान अब हाथ तो छोड़िए, हमें सर पर पल्लू लेना है। अर्पिता को सुन शान अपनी हाथों को पकड़ धीमी कर देते हैं तो अर्पिता हाथ वो छुड़ाकर सर पर आंचल रखती है और अंगुलियों का क्रॉस कर दरवाजे पर खड़ी रहती है। चित्रा आकर दरवाजा खोलती है। वो सामने प्रशांत, अर्पिता और प्रीत को देख शॉक्ड हो वहीं खड़ी रहती है। चित्रा की आंखों में देख अर्पिता दरवाजे से आगे कदम ही बढ़ा नहीं पाती है। शान आगे बढ़ जाते हैं। उनके थोड़ा आगे चल उन्हें रुकना पड़ता है। वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो अर्पिता के भरी हुई आंखें और चेहरे पर मजबूरी देख अपने हाथ में उलझा हुआ दुपट्टे को सीधा हटाकर वो बिन कुछ कहे अंदर कमरे में चले जाते हैं। अर्पिता को दरवाजे पर देख चित्रा उनका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है। आंटी जी, अंकल जी, श्रुति, आप लोग कहाँ हैं? यहाँ हॉल में आइए, देखिए प्रशांत जी किसे लेकर आए हैं। आंटी जी, चित्रा ने भरी हुई आंखों से कहा, जिसे देख अर्पिता बोली, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं चित्रा, शान हमें मजबूर कर यहाँ लाए हैं, हमें प्रीत लौटा दीजिए, हम आप दोनों के बीच चले जाएंगे। कहते हुए अर्पिता बाबू को जार रोने लगती है। उसके ये शब्द और सिसकियां अंदर कमरे में प्रीत के बिस्तर पर लिटा रहे शान सुनते हैं। प्रीत को अंदर कमरे में लिटा मेडिकल किट में रखी बैंडेज निकालकर शान बाहर आते हैं। वह अर्पिता के पास आकर उसकी चोट पर बैंडेज लगा देते हैं एवं एकटक अर्पिता को देखने लगते हैं। शान, ये अर्पिता, बस इतना ही कह पाई। वह निशब्द शान की ओर देखने लगती है। छत पर मौजूद शोभा, श्रुति और नुपेंद्र जी चित्रा की आवाज सुन नीचे आते हैं। सबको देख अर्पिता अपने आंसुओं को पोंछती है और शोभा जी और नुपेंद्र जी के पास जाकर उन्हें चरण स्पर्श करती है। अर्पिता, तुम? अर्पिता वो क्या कहे समझ नहीं पाती है तो हाथ उठा उसके गले लगाकर हल्का सा चाटा लगाती है और बोली, तुम क्या हो, इतनी पगली क्यों हो, और ये बताओ कहाँ थी अर्पिता? कहते हुए वो रुक जाती है और शान की ओर देख बस इतनी ही कह पाई, तुम और तुम्हारा विश्वास जीत गया प्रशांत, तुमने अर्पिता को लाकर खड़ा ही कर दिया। हम सब मान चुके थे कि अर्पिता अब अर्पिता नहीं है, लेकिन तुमने अभी नहीं माना। प्रशांत आकर शोभा के गले लग गए और बोले, ताई जी, आपकी बहू आपके पास आ गई ना, अब मान गए और मुझे खुशी हुई, लेकिन इससे पूछो कि ये हमारे साथ लखनऊ वापस चल रही है या नहीं। अर्पिता ने सावलिया नजरों से शान की ओर देखा तो शान मुंह फेर वहां से अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये देख अर्पिता दौड़कर शान के पास जाती है और आवाज देते हुए बोली, शान, प्रीत को गले से चिपक कर सोने की आदत है, नहीं तो वो सोते हुए डर जाता है और रोने लगता है।
सान ने कोई जवाब नहीं दिया तो शोभा जी हैरान से उसके पास आई और उन्होंने अर्पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में कई सवाल ये देख अर्पिता चुप हो गई और अटकते हुए धीरे से बोली, ताई जी, प्रीत हमारे और सान का अंश हमारा बेटा है जो अंदर उनके पास है। हे ठाकुर जी, मतलब सान का अंश उसका बेटा भी है और हम में से किसी को खबर नहीं। अर्पिता, बहुत गलत किया है तुमने। सान का नाराज होना जायज है अर्पिता, शोभा जी ने स्पष्ट शिकायती लफ्जों में अर्पिता से कहा तो अर्पिता बोली, ताई जी आज तो हमें समझिए, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, हमें जाना ही होगा। हे ठाकुर जी, अर्पिता अभी तुम जिद पर अड़ी हो और कितना मेरे बच्चे को तंग करोगी, बोलो, जवाब दो, कितना परेशान करोगी उसे तुम, और तुम खुद कब तक यूं खुद को उससे दूर रख पाओगी। प्रेम करती हो उससे तो किस लिए ये सब कर रही हो, शोभा जी की सख्त लफ्जों में बोली। अर्पिता कुछ नहीं कहती है, बस आंखों से आंसू के लिए खामोश हो जाती है। शोभा, हमें अभी के अभी लखनऊ निकल रहे हैं, वह तक का इंतजार किया तो यह फिर से चली न जाए। इस बार नुपेंद्र जी बोले तो अर्पिता खामोश हो नजरें झुका लेती है। शोभा जी चित्रा और श्रुति से बोले, जो भी जरूरी सामान ले जाना हो पैक कर लो, अब हम सब आधे घंटे में निकल रहे हैं, अब यहाँ और रुकना नहीं है। श्रुति चित्रा के साथ चली जाती है तो शोभा प्रशांत के पास जाकर आवाज देते हुए बोली, प्रशांत अपना जरूरी सामान पैक कर लो, हम सब अभी के अभी निकल रहे हैं। ये लड़की जिद नहीं छोड़ रही, इससे तो घर में बात करेंगे, ठीक है। शोभा जी वहां से चित्रा के पास जाकर सामान पैक करने में मदद करने लगती है। नुपेंद्र जी वहीं रुक अर्पिता के पास आए और बोले, अर्पिता, हम सब तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन तुमने हमारे परिवार के अंश को हम सबसे दूर रखा, ये ठीक तो नहीं किया। तुम ठीक थी, सुरक्षित थी, तुम वापस आना चाहिए था। कितनी मुश्किलें अकेले सही होगी तुमने, और अब भी हम सबको इस खुशी से वंचित करना चाहती हो, क्या ये तुम ठीक कर रही हो। अर्पिता धीरे से बोली, बड़े पापा जी, हमें पता चला कि चित्रा और उनकी शादी हो चुकी है, फिर हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं। हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मिल चुकी है, हमें इसे काटनी ही होगी बड़े पापा। नुपेंद्र जी आगे कुछ कहते तब तक सान प्रीत को लेकर बाहर आ जाते। प्रीत जाग चुके हैं। वह सामने अर्पिता को देख उसके पास आने को मचलता है, जिसे देख सान अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। सान, प्रीत को हमें दीजिए ना प्लीज, अर्पिता ने मिन्नतें करते हुए कहा, जिसे देख सान ने उनकी ओर देखा। सान की खामोशी समझ अर्पिता बोली, हम घर चल रहे हैं सान, अब तो प्रीत को हमें दीजिए। सान, सुनो ना, अर्पिता की बात सुन। प्रीत बोला, मम्मा, ये छान पापा है, पापा ने हमें ढूंढ लिया। हाँ प्रीत, आपके पापा ने ढूंढ लिया, अर्पिता ने बताया। जिसे सुन प्रीत सान के गले से चिपकते हुए बोला, मेले छान पापा अब मिल गए, अब पापा मिल लिए भी चॉकलेट और ढेल छाली टॉफी लाएंगे। प्रीत की मीठी सी तोतली सी जबान में अपने लिए पहली बार पापा शब्द सुन भावुक हो जाते हैं। वह प्रीत को गले से लगाकर सजल आंखों से अर्पिता की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में एक चमक और खुशी के साथ चेहरे पर मिन्नते का भाव देख सान बिन कहे उनकी भावनाओं को समझ अर्पिता बोली, हम घर चलेंगे सान, वहाँ आप जो भी चाहे अब वही होगा। अर्पिता की बात सुन सान कुछ नहीं बोले और प्रीत से बोले, आपकी मम्मा बुला रही है प्रीत, उनके पास जाइए। कहते हुए सान ने प्रीत को गोद से नीचे उतार दिया तो प्रीत नीचे झुक दोनों हाथों से सान को पैर छू लेता है और पिता के पास जाकर उसका आंचल पकड़ बोला, मम्मा, आपने जैसा कहा था प्रीत ने वैसा ही किया। अर्पिता ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे बैठकर प्रीत से बोले, प्रीत, वो जो मुस्कुराती हुई थोड़ी सी गुस्से में खड़ी हुई है, जो आपको देख रही है ना, वो आपकी बड़ी दादी और उनके पास ही बड़े दादू है, उनके पैर छूकर आइए और चित्रा आंटी तथा श्रुति बुआ उनके प्रणाम करके आइए। हम आपके पापा के साथ हमारे घर चलेंगे। प्रीत ने बड़ी बड़ी आंखें कर कहा, हमारे घर मम्मा, वो छोटे से घर में। अर्पिता बोली, नहीं, हमारा एक बड़ा सा और बहुत सुंदर सा घर है, बिल्कुल आपकी निर्जल मुस्कान जैसा, तो हम अब वहीं चलेंगे। ओके मम्मा, प्रीत ने कहा तो वो सबसे पहले शोभा के पास गया। उससे देख शोभा जी बोली, यह तो वही बच्चा है जो कल वादियों में हमारे पास आया था। जिसे देख मेरे मन में सहज सी खुशी भर आई थी।
हे ठाकुर जी, इतना प्यार और मनमोहक बच्चा। प्रीत ने चरण स्पर्श किए तो शोभा जी उसे उठाकर गोद में ले उसके हाथों और माथे को चूमती है। शान वापस कमरे में जाते हैं तो अर्पिता उनके पीछे चली आती है। वो दरवाजे पर पहुंच रुक जाती है। शान पीछे मुड़ अर्पिता को खड़े देखते हैं तो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं एवं उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले आकर खड़ा कर देते हैं। शान ने कबर्ड से कपड़े निकाले और उन्हें ट्रॉली बैग में ऐसे ही भरने लगे। ये देख अर्पिता आगे बढ़ती है और उन्हें संभाल कर रखने लगती है। शान उसके पोस्टर के पास गए और उसे संभाल कर निकाल कर फोल्ड कर गिटार एवं कवर रख दिया। उन्होंने वहीं रखे कपड़ों में से एक जोड़ी कपड़े उठाए और बिन कहे चेंज करने निकल गए। अर्पिता कपड़ों में रखे चारों ओर देखा तो उसकी नज़र कुछ और जरूरी चीजें एक अलमारी में उठाने के इंतजार में बैठी है, उन पर पड़ती है। उन्हें उठाकर वह संभल कर रख एक पॉलीथीन में रैप कर देती है। चेंज कर शान बाहर आते हैं तो अर्पिता की नज़र उनके हाथ पे पड़ती है, उसकी पायल पर पड़ती है, जिसे देख वो सोचती है शान ने अब तक इन्हें इतनी संभाल कर रखी है। ये देख वो शान के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है। शान दूसरी हाथ से उसका हाथ छुड़ाकर शर्ट पहन लेते हैं। अर्पिता अपने कदम पीछे खींच लेती है एवं आश्रम में जाकर एक नज़र डाल उनके पिछले कपड़ों और टॉवल दोनों उठा उन्हें कवर कर पैक कर देती है। वह बैग उठा नीचे रखती है तो शान बिन कुछ कहे आगे आकर वो बैग ले लेते हैं। उनके बिखरे बाल देख अर्पिता सामने खड़े हो जाती है और हाथ बढ़ाकर बालों को संभालने लगती है। शान एकटक से उसे देख मन ही मन कहते हैं, तुम्हारे इस स्पर्श के लिए कितना तड़पा हूँ मैं अर्पिता। बालों को संभाल अर्पिता हाथ हटाती है तो शान एक तरफ वो बैग लेकर बाहर निकल आते हैं। बाहर सभी सामान के साथ तैयार खड़े हैं। शान के आते ही प्रीत छान पापा करता हुआ उसके पास आ जाता है। ये देख मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेते हैं और सभी वहाँ से स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। उसकी बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।